नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मैं हूं आशीष रौतेला। दोस्तों, आज यूके पीएससी ने वो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका कि जो स्टूडेंट है उत्तराखंड के, वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 2021 के आसपास से ये बोला जा रहा था कि आरओ की वैकेंसी आ रही है और वेट करते करते ये 2023 है उसका भी आधा जो साल है वो निकल गया। तो अब जाके फाइनली जो आरओ की जो विज्ञप्ति है वो आई है। तो जैसे कि इससे पहले आयोग ने वो निकाल भी दिया था, एक नोटिफिकेशन निकाला था परसों, और उसमें ये बोला था कि जो कि 8 सितंबर 2023 को इसकी क्या होगी, विज्ञप्ति, यानी कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये है कि आवेदन भरने की जो तिथि है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कब से? आज की जो डेट है 8 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगी और 29 सितंबर तक रहेगी। तो इस डेट को ध्यान में रख लो, ये 29 सितंबर है। तो इससे पहले तक आप लोग ये फॉर्म ज़रूर भर देना किसी भी हाल में। दूसरा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो सारे के सारे लोग जो कैटेगरी वाले हैं, जो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनके अगर डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं ना, तो वो प्लीज़ इस तारीख तक, ये 29 सितंबर की जो ये तारीख है 2023 की, इससे पहले तक वो सारे के सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको तैयार कर ले। ठीक है, चाहे आपका वो सेवा योजन वाला हो, चाहे आपका वो कोई ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र हो या फिर ओबीसी का प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है, वो इस तारीख तक होने चाहिए आपके पास। बहुत लोग बाद में पूछते रहते हैं कि सर हमारा बाद का है या पहले का नहीं है, या हमारा पहले का जो था वो खो गया था इसलिए हमने बाद में बनाया तो वो चल जाएगा। भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो डेट है, इस डेट तक आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी बनवा लो, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो आगे बात करते हैं हम इसके बारे में और क्या क्या है। ठीक है, हालांकि इसमें जो ये लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन परिवर्तन करने की तिथि, तो ये अभी एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है यूके पीएससी ने। तो इन्होंने क्या किया है कि जब आप फॉर्म भर देते हो ना, आयोग ने अब एक चीज़ क्या कर ली है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट से क्या हो जाता है कि फॉर्म भरते टाइम वो गलती कर लेते हैं। तो उस गलती को सुधारने के लिए, ठीक है, संशोधन या परिवर्तन करने के लिए 5 अक्टूबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक की इन्होंने डेट दे रखी है। ठीक है, तो 5 तारीख को आपका ये लिंक खुलेगा, कौन सा, संशोधन करने वाला। पहले तो कोशिश करना कि गलत चीज़ें ना भरो, सोच समझ के फॉर्म भरना। अगर फिर भी भर जाती है, कुछ चीज़ गलत हो जाती है, तो आप 5 अक्टूबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक इसमें संशोधन कर सकते हो, यानी कि रेक्टिफाई इसको कर सकते हो। बाकी आगे देखते हैं कि और क्या क्या लिखा हुआ है। अब जो पॉइंट नंबर इसमें 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें लिखा है रिक्तियों का विवरण। ये जो आरओ की वैकेंसीज आई हैं, ये कितने पद आए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो कुल पद हैं वो कितने हैं, वो 137 है। और 137 में से भी कौन से डिपार्टमेंट में कितने आरओ हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने एआरओ हैं, तो उनको हम अलग अलग यहाँ पे आराम से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्ट आपको दे रखी है, ये आप लिस्ट देख सकते हो। तो ये किसका है, ये है आपका समीक्षा अधिकारी, यानी कि जो आरओ है, आरओ का कहाँ पे, सचिवालय में। तो जो सेक्रेटरीट यानी कि जो उत्तराखंड सचिवालय है, उसमें जो आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी के पद होंगे, टोटल तो ये 53 है। ठीक है, इनमें से 16 जो पोस्टें हैं वो हैं गर्ल्स की। कौन सी गर्ल्स? ठीक है, जो मतलब टोटल जो गर्ल्स हैं अलग अलग कैटेगरी में, सबको मिला करके 16 पोस्टें हैं। एक पोस्ट होने वाली है इसमें डीएफएफ की, जो डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो हैं। ठीक है, 1 सीट है। 2 सीट यहाँ पे जो दिव्यांग है उनकी है, और इसके अलावा 2 सीटें यहाँ पे पूर्व सैनिकों की है, और उत्तराखंड में जो अनाथ बच्चे हैं 2 सीटें उनकी है। तो ये मैं टोटल वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज क्या क्या बांटा गया है, इसको कैसे कैसे बांटा गया है। तो जो जनरल वाले हैं, अनारक्षित वाले हैं, उसमें है 39 पोस्ट जनरल बॉयज़। ये ध्यान रख लेना कि 39 जो पोस्ट हैं ये जनरल बॉयज़ की नहीं है। ठीक है, तो जनरल, इस 39 में से ये 9 सीटें हैं वो जनरल गर्ल्स की हैं। तो 39 में से 9 इसको माइनस कर लो, और 1 सीटें हैं इसमें अनाथ वाले की, तो 1 अनाथ वाले को माइनस कर दो, यानी कि 9 और 1 10। तो 39 में से अगर 10 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 29 बचेगा। तो जनरल बॉयज़ की जो सीटें हैं सचिवालय में आरओ की, वो कितनी है, वो है 29 सीटें। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि 39 में से ना 9 सीटें तो उसकी हैं जनरल गर्ल्स की, और 1 सीट किसके हैं, अनाथ बच्चों की। तो टोटल कितने बचे आप, 29 बचे। तो ये 29 है जनरल बॉयज़ की। इसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें 4 सीटें हैं टोटल, उनमें से 2 जो अन्य पिछड़ा वर्ग गर्ल्स हैं उनकी हैं। तो बॉयज़ की कितनी बची, फिर वो 2 बच जाती हैं। तो बॉयज़ की कितनी बची, फिर वो 2 बच जाती है। फिर इसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि जो एसटी की है वो कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, एसटी की कोई सीट नहीं है इसमें, आरओ के लिए अलग से रिजर्वेशन में। फिर आता है एससी, अनुसूचित जाति, इनकी 5 सीटें हैं वैसे तो टोटल, 5 में से 3 सीटें इनकी किसकी है, जो महिलाएँ हैं उनकी है, और 2 सीटें जो एससी बॉयज़ हैं उनकी हो जाएगी। फिर आता है यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखो कि अनुसूचित जाति में ना 1 सीटें ये अनाथ वाली भी हैं।
तो 5 में से अगर 3 गर्ल्स की चली गई, एससी गर्ल्स की 3 सीटें हो गई और एक एससी अनाथ की हो गई, तो यानी कि जो एससी बॉयज़ हैं उनके लिए कितनी सीटें बच रही है, यहाँ पे सिर्फ एक बच रही हैं एससी जो बॉयज़ हैं, ठीक है। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस आ जाता है। तो ईडब्ल्यूएस में टोटल सीटें 5 है, 5 समीक्षा अधिकारी की सीटें हैं। इन 5 सीटों में से क्या है, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस जो वुमेन्स हैं उनकी हैं। तो ईडब्ल्यूएस जो बॉयज़ हैं उनके लिए समीक्षा अधिकारी की 3 सीटें बच जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका समीक्षा अधिकारी सचिवालय में जो सीटों का आवंटन है वो हो गया पूरा पूरा। तो आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके बाद आते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यानी कि जो यूकेपीएससी है जो इस पेपर को करवा रहा है। तो यहाँ पे भी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसीज़ होती हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, तो टोटल 8 सीटें हैं यहाँ पे समीक्षा अधिकारी की, और इन 8 सीटों में से 1 सीट वुमेंस की है, ठीक है, और बाकी जो 7 सीटें हैं वो पुरुषों की रहने वाली है। यहाँ पे आप देखोगे अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में टोटल 4 सीटें हैं, इसमें 1 सीट जनरल गर्ल्स की है। तो फिर जनरल बॉयज़ की कितनी सीट बच जाती हैं, तो 3 सीटें जनरल बॉयज़ की बच जाएंगी। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में कोई सीट नहीं है इसमें। अनुसूचित जनजाति एसटी में, इसमें एसटी बॉयज़ की 1 सीट है, एसटी गर्ल्स की कोई सीट नहीं है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते होंगे कि जो डीएफएफ वाले हैं, जो दिव्यांग है या उत्तराखंड अनाथ वाले हैं या दिव्यांग वगैरह, इनकी कोई सीटें नहीं है यहाँ पे। फिर अनुसूचित जाति यानी कि एससी की 2 सीटें हैं, और ये जो 2 सीटें हैं ना ये एससी बॉयज़ की हैं, ठीक है, क्योंकि एससी गर्ल्स की यहाँ पे कोई सीट नहीं है। अगर एससी गर्ल्स एससी बॉयज़ की सीट काटती हैं तो वो काट सकती हैं, ठीक है, लेकिन एससी गर्ल्स की अलग से कोई स्पेसिफिक सीट नहीं है। फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की भी 1 सीट है, अब वो भी मतलब जो नॉर्मल सीट है वही है, उसको गर्ल्स भी ईडब्ल्यूएस जो गर्ल्स है वो भी काट सकती है और ईडब्ल्यूएस बॉयज़ भी। तो लेकिन यहाँ पे अलग से ईडब्ल्यूएस गर्ल्स के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसका, समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। अब आता है तीसरा, ये भी समीक्षा अधिकारी है और इसका जो विभाग है वो है राजस्व परिषद कार्यालय। तो जो राजस्व परिषद कार्यालय में समीक्षा अधिकारी यानी कि जो आरओ हैं उनके टोटल 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 2 गर्ल्स की सीटें हैं, ठीक है, बाकी और कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। अब इसमें हम जनरल की बात करते हैं, अनारक्षित की। तो जनरल में 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से 1 सीटें जनरल गर्ल्स की हैं, तो बॉयज़ के लिए 4 सीटें बच जाती है जनरल में। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है, गर्ल्स की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ओबीसी गर्ल्स की कोई सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कोई सीट नहीं है, न बॉयज़ में न गर्ल्स में, ठीक है। फिर एससी की बात आ जाती है, एससी में यहाँ पे 2 सीटें हैं टोटल, इनमें से एक एससी गर्ल्स की हो गई और एक एससी बॉयज़ की हो गई। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, ना बॉयज़ के लिए ना गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है, अभी हमने आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की जितनी भी सीटें थी उसका अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उनका आवंटन देखा। अब हम आते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के ऊपर, और इसको बोलते हैं एआरओ, ठीक है। आपने आरओ तो सुना, आरओ समीक्षा अधिकारी हो गया और एआरओ हो गया सहायक समीक्षा अधिकारी। तो पहले हम बात करते हैं सचिवालय में कितनी सीटें हैं इसकी एआरओ की। तो टोटल जो सीटें की बात करें अगर हम, तो टोटल 60 सीटें हैं सचिवालय में। उन 60 सीटों में तो 18 जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए हैं, 1 सीट डीएफएफ के लिए है, डीएफएफ मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानियों के आश्रित होते हैं उनके लिए। 2 सीटें यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए हैं, 3 सीटें जो है पूर्व सैनिकों के लिए हैं, और 3 सीटें जो है जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई टोटल। अब बात करते हैं हम अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनारक्षित की बात करते हैं, यानी कि जो जनरल वाले हैं उनकी बात करते हैं। तो जनरल में टोटल सीटें तो 27 हैं, लेकिन इस 27 में से 10 सीटें किसकी हैं, जनरल गर्ल्स की हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 सीटें इसमें किसकी हैं, 2 सीटें हैं इसमें जो उत्तराखंड अनाथ बच्चे हैं उनकी। तो 10 और 2 12, तो 27 में से अगर आप 12 माइनस करते हो तो 7 में से 2 गया कितना, 5, 2 में से 1 गया 1, तो कितनी बचती है, ये बचती है 15 सीटें। तो जो जनरल बॉयज़ हैं उनकी एआरओ में सचिवालय में सिर्फ 15 सीटें हैं, ध्यान रख लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते हैं। टोटल 11 सीटें हैं, 11 सीटों में से 3 सीटें ओबीसी गर्ल्स की हैं। तो ओबीसी बॉयज़ के लिए कितनी सीटें हो जाएंगी, 9 सीटें हो जाएंगी ओबीसी बॉयज़ के लिए। फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात करते हैं। तो एसटी की यहाँ पे सिर्फ 1 ही सीट है, ठीक है, ध्यान रख लेना। और 1 सीट यहाँ पे है जो डीएफएफ में, जो एसटी में जो डीएफएफ होंगे उनकी सीटें हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अच्छा नहीं, ये उसकी सिर्फ एसटी डीएफएफ की नहीं है, ये डीएफएफ की कहीं से भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में हो सकती है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी की। तो टोटल 15 सीटें हैं एससी की, उसमें से 3 सीटें हैं एससी गर्ल्स की। तो जो एससी बॉयज़ की सीटें बचती हैं, और अच्छा 1 सीट यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। तो एससी में जो अनाथ होंगे 1 सीट उनकी बच गई, तो 3 और 1 4 हो गए। तो 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 11। तो जो एससी बॉयज़ है ना, तो उनके लिए 11 सीटें बच रही हैं किसकी, सचिवालय में एआरओ की। और यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 6 सीटें हैं,
इनमें से 2 सीटें EWS गर्ल्स की हैं, तो EWS बॉयज़ के पास कितनी सीटें बचती हैं? 4 सीटें बचती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सहायक समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय में है, उसका टोटल सीटों का आवंटन किस किस तरीके से सीटें बांटी गई है। बाकी जो ये 2 सीटें हैं ना दोस्तों, ये 2 सीटें, ये 3 सीटें, इनका अभी इन्होंने बता नहीं रखा कि ये किस कैटेगरी में से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना वो OBC से आएंगी, SC से आएंगी, ST से, जनरल से, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये पूरे कॉलम में है, तो इसका अभी वो बाद में खुद ही कर लेंगे वो, ठीक है, जैसे उनको करना होगा। अब बात करते हैं हम 5वें नंबर के क्रम में आते हैं। यह है सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यानी कि जो UKPSC है। तो UKPSC में जो ARO है, तो उसकी सीटों के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि टोटल जो सीटें हैं वो 2 सीटें हैं, ठीक है। काफ़ी कम सीटें हैं, ARO की सिर्फ 2 सीटें हैं। तो अब इतनी कम है तो ये 2 सीटें जनरल में ही होंगे, और इसमें जनरल गर्ल्स का भी नहीं है, किसी कैटेगरी में नहीं है, तो ये ओपन में है 2 सीटें, ठीक है। किसमें? ARO आपका UKPSC में। अब इसके बाद बात करते हैं हम 6वें नंबर पे कौन है? सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय में। तो इसमें दोस्तों 6 सीटें टोटल हैं जो ARO के पोस्ट हैं इसमें राजस्व परिषद कार्यालय में। इनमें से 1 सीट जो है वो गर्ल्स की है, और बाकी किसी कैटेगरी में कोई रिजर्वेशन वगैरह इनमें नहीं है मतलब जो सब कैटेगरीज होती है जिन्हें हम क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं, वो कोई नहीं है। अब आते हैं अनारक्षित के बाद, यानी कि जनरल के बारे में बात करते हैं। तो जनरल में 4 सीटें हैं, तो 4 सीटों में से 1 सीटें जनरल गर्ल्स की हैं, तो जनरल बॉयज़ की बची 3 सीटें यहाँ पे, ठीक है। किसमें? ARO राजस्व परिषद कार्यालय में। दूसरा आता है अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि OBC। तो OBC की यहाँ पे 1 सीट है, उसके अलावा अनुसूचित जाति की भी 1 सीट है। बाकी EWS की कोई सीट नहीं है, और अनुसूचित जनजाति की भी कोई सीट नहीं है। तो ये था दोस्तों यहाँ पर किसका? राजस्व परिषद कार्यालय का सीटों का आवंटन। तो दोस्तों अब आ गया है वो टॉपिक जिसके बारे में आप लोग बहुत जानना चाहते हो कि भाई सैलरी कितनी होगी, कितने का ग्रेड पे होगा, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ठीक है, और कितना लेवल क्या ग्रेड पे है, क्या क्या मतलब अनिवार्य जो अर्हता है वो मांगी गई है। तो पहला इसमें देखते हैं पदनाम लिखा हुआ समीक्षा अधिकारी, ठीक है। तो जितने भी ARO की पोस्टें हैं, चाहे वो सचिवालय में है, चाहे वो आपका UKPSC में है, चाहे वो कहीं राजस्व वाले में थे, ठीक है, तो उनके बारे में है लिखा हुआ है कि सचिवालय प्रशासन विभाग, लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय। तो टोटल पदों की संख्या है 69, और इनका जो वेतनमान यानी कि जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों वो 4800 ग्रेड पे की रहने वाली है, और 4800 ग्रेड पे यानी कि लेवल आता है 8, ठीक है। तो 4800 ग्रेड पे काफ़ी अच्छा ग्रेड पे होता है ये, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट इसलिए माना जाता है इसको। उसके बाद पद का स्वरूप जो है ये स्थायी होती है, ठीक है, अराजपत्रित होती है, और बाकी प्रमोशन वगैरह होने के बाद ये जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम शैक्षिक अर्हताएं इसमें क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रख लेना कि उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हेतु यहाँ पे जो ये तीसरा वाला विभाग क्या था, तीसरा वाला कौन सा, ये राजस्व परिषद कार्यालय था ना, ये इसके लिए नहीं है, ये जो सिर्फ है ये सचिवालय के लिए और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो राजस्व परिषद के लिए हम नीचे देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किस स्ट्रीम में होगी, किस विषय, साइंस है, कॉमर्स है, बीटेक है, जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास एक क्या होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए। तो ये तो है एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में यानी कि हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 400 की डिप्रेशन, यानी कि 400 नहीं 4000, तो यानी कि 4000 की डिप्रेशन की स्पीड आपकी होनी चाहिए पर घंटे, ठीक है। तो 4K ये आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे, तीसरा ये है कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि जो मेरे हिसाब से जो कंपलसरी है वो सिर्फ हिंदी की टाइपिंग है। अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी आती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा उसमें, ठीक है। और इसकी जो की डिप्रेशन होगी वो 8000 की डिप्रेशन होगी, ठीक है। तो 8000 kdph यानी कि 8000 की डिप्रेशन पर आवर ये स्पीड रहने वाली है इसमें। चौथा पॉइंट आता है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान का परीक्षण। जैसे आपने कनिष्ठ सहायक का जब पेपर दिया होगा अभी जो UKPSC ने कराया होगा, तो उसमें भी आपने कंप्यूटर का जो पेपर देखा था, सेम उसी प्रकार का पेपर यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और उसी तरीके से आपको 100 में से 40 नंबर लाना होगा पास करने के लिए। तो ये लिखा हुआ परीक्षण किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होंगे विंडो एवं इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे के सारे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सेम जैसे कनिष्ठ सहायक का हुआ था ना UKPSC वाला, सेम पेपर होगा इसका भी। इसमें 40% अंक करना अनिवार्य है, तो 100 में से 40 नंबर तो ईजिली आ जाते हैं किसी के भी। वो पेपर आपने देख लिया होगा कि बहुत ईजी पेपर होता है वो, ठीक है। अगर जिसने नहीं दिया है ना वो पेपर, तो वो
मैसेज वैसेज कर लेना। बाकी जब इसका प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद जो मेंस की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको वहाँ से फिर से वीडियो में प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि किस किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब हो गया ये सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए। अब आते हैं राजस्व परिषद कार्यालय के लिए। तो इसमें ये मांग रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष, तो यानी कि इसमें भी क्या मांग रखा है, डिग्री मांग रखी है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन, तो 4000 KDPH की इसमें भी स्पीड मांग रखी है। तीसरा क्या है, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और स्पीड क्या होनी चाहिए इसमें, 8000 KDPH की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये दे रखा यहाँ पे शैक्षिक अर्हता ही। अब इसमें अधिमानी अर्हता भी ये दे रखी है कि मतलब प्रेफरेंस इसके अलावा भी किस और को दिया जा सकता है। ये लिखा हुआ है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी सीधे भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि की सेवा की हो और NCC वाला हो, बी सर्टिफिकेट वाला, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र। तो ये तो बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन होती है आपकी जो ये वाली है ना, ये वाली अर्हता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो गया आपका क्या, जो समीक्षा अधिकारी है उसके लिए। जो मैंने अभी आपको ये अधिमानी अर्हता बताई ना, B सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट वाली, और वो प्रादेशिक सेना में, वो सिर्फ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं राजस्व परिषद कार्यालय हेतु है, वो UKPSC के लिए नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर कोई इसी के अंदर आता होगा। अब जो दूसरा है वो आता है पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, यानी कि ARO। तो ARO में क्या बोल रखा है इन्होंने, विभाग वही है, सचिवालय हो गया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो गया, राजस्व परिषद कार्यालय हो गया। पदों की संख्या 68, ग्रेड पे है इसका 4600, समीक्षा अधिकारी का कितना है 4800, उसका लेवल 8 है, इसका है लेवल 7। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में पद का स्वरूप तो पता ही होगा सबको कि स्थायी वगैरह होता है, ये सब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर शैक्षिक अर्हता में बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो सचिवालय और लोक सेवा आयोग के लिए बता रहे हैं फ़िलहाल। तो इसमें पहला पॉइंट ये लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा वाला नहीं भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में, यानी कि जो हिंदी की टाइपिंग होगी वो 4000 KDPH की टाइपिंग होगी, ठीक है। ये चीज़ें तो समीक्षा अधिकारी में भी सेम थी। अब देखो फ़र्क कहाँ है। तीसरा क्या मांग रखा है इसमें, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसमें कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण की न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होगी। समीक्षा जो ये RO था ना, RO में इंग्लिश में कितना था, 8000 KDPH था, ठीक है। तो ये था किसमें, RO में। लेकिन अब ये ARO में कितना बोल रहे हैं, ARO में बोल रहे हैं ये 9000, ठीक है। तो 9000 KDPH की बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे आपको टाइपिंग में, इंग्लिश में जो टाइपिंग की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़िया चाहिए, ठीक है। बाकी जो अगला पॉइंट है वो है कंप्यूटर का परीक्षण होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, सेम चीज़ है जैसे समीक्षा अधिकारी के लिए था, ठीक है। 40% अंक लाने हैं, इसमें भी वही बता रखा है। बाकी जो राजस्व कार्यालय परिषद है उसके लिए भी यही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 4000 KDPH की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या होना चाहिए, 9000 KDPH वाले को अधिमान दिया जाएगा। फिर अधिमानी अर्हता में वही है जो उसमें था, ठीक है, जो RO वाले में था वैसे है इसमें भी, जैसे उसमें था इसमें भी सेम वही है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। आयु सीमा पता है 21 से 42 वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों जो मेन चीज़ें उसमें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, क्या क्या था। बाकी अभी हम सिलेबस देखते हैं। और फिलहाल जो मैंने आपके पास सामने पेज खोल रखा है, इसमें जो शहर रहने वाले हैं जहां आप अपना परीक्षा का केंद्र भर सकते हैं, तो वो ये शहर रहने वाले हैं जो आपके पास पड़ता है, आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इस फॉर्म का, जो RO ARO की जो वैकेंसीज आई है वो है इसका सिलेबस। काफ़ी टाइम से बोला जा रहा था सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। वैसे तो RTA के थ्रू पता कर दिया गया था कि सिलेबस क्या रहने वाला है, फिर भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसमें एक बार हम फिर से देखते हैं। तो इसके अंतर्गत प्री होगा, मेंस होगा आपका, ठीक है, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो प्रारंभिक जो परीक्षा रहने वाली है, ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो रहने वाला है, इसमें एक पेपर होगा, ये होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला। जैसे आपका अगर आपने वो पेपर दिया होगा ना, लोअर पीसीएस का पेपर दिया होगा, या फिर आपने अगर जो रेंजर वाला पेपर था प्रीलिम्स वाला वो दिया होगा, तो सेम वैसे ही रहने वाला है। इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का।
उसमें से जो सही आंसर है उसको आपको मार्क करना है, नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। टोटल प्रश्न संख्या 150 होगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होगा, तो 150 क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, ध्यान रख ये रख लेना। इसमें से जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तो मैंने पीछे देखते हैं क्या है, 50 नंबर की शायद से मैथ्स और रीजनिंग होगी और बाकी 100 नंबर का जीएस उत्तराखंड वगैरह होगा। इसके बाद आती है मुख्य परीक्षा। तो जिसने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया तो उसको मुख्य परीक्षा देनी है, और मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पत्र है वो 3 पेपर रहने वाले हैं आपके पास। एक है सामान्य अध्ययन का यानी कि जनरल स्टडी का, दूसरा है हिंदी संरचना जो आपकी हिंदी जो वो है पत्र लेखन वगैरह है वो होगा इसमें, तीसरा होगा निबंध का यानी कि एस्से का। तो ये जो सामान्य अध्ययन रहने वाला है ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, और बाकी 2 आपके लिखने वाले होंगे, ठीक है। हिंदी और निबंध दोनों लिखने वाले होंगे, और जो सामान्य अध्ययन होगा ये जीएस का जो पेपर है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले ये पेपर 100 नंबर का होता था, अब यहाँ पे 200 नंबर का है, ठीक है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 200 है और 200 नंबर का होगा। और इसमें टाइम जो है ना वो बढ़ गया है, प्रीलिम्स में 2 घंटे का टाइम था, यहाँ पे 3-3 घंटे का टाइम मिल रहा है। तो 200 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी कि ये पेपर डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होना है किसका नहीं होना है। क्योंकि आप ये मान के चल लो कि बाकी जो ये नीचे है ना इनमें लगभग सबके मार्क्स उतने ही होंगे, 5-6 नंबर का फ़र्क होगा, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, 5-10 नंबर का फ़र्क होता है। लेकिन ये जो पहला पेपर है ना तो इस पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा है हिंदी संरचना वगैरह, डिटेल से आगे देखते हैं उसमें क्या क्या है। इसमें 5 प्रश्न होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, यानी कि एक प्रश्न कितने का होगा, 20 नंबर का होगा, ठीक है। ये भी 3 घंटा इसका टाइम है। तीसरा जो पेपर है वो है एस्से का पेपर यानी कि निबंध का, 3 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो ये 100 नंबर का होगा और इसमें भी 3 घंटे हैं। तो जो मेंस की परीक्षा है वो टोटल कितने की है, वो 400 अंकों की है, ठीक है। अब ध्यान ये रख लेना कि जो प्रीलिम्स पेपर है इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना कि जो ये प्रीलिम्स वाली परीक्षा है इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं, मेरिट में जुड़ेंगे इसके मार्क्स, ठीक है। यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब आगे आते हैं, देखो प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल पेपर क्या होने वाला है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान का परीक्षा होगी, कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है। अर्हकारी प्रकृति की होगी, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का टाइम होगा। टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, इसमें 10 मिनट का होगा, ठीक है। और 10 मिनट में जो आपको लिखने के लिए आएगा वो बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। बाकी इसमें नीचे से वही लिखा हुआ है इसने कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी, 1/4 वगैरह ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये देखो, ये है सिलेबस, और ये सिलेबस किसका रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका किसका, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्रीलिम्स होगा ये उसका सिलेबस रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला है इसमें सामान्य विज्ञान कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है भारत का इतिहास, ये वाला, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। चौथा है भूगोल एवं जननांकिकी। 5वां है करंट अफेयर्स, और 6वां है उत्तराखंड का इतिहास। 7वां इसमें है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो हो जाएगा, उत्तराखंड का भूगोल हो जाएगा, उत्तराखंड का आर्थिक यानी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वगैरह वो सब हो जाएगी। फिर प्रशासनिक व्यवस्था हो जाएगी, बाकी वही आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। तो ये जो पेपर है ये सेम वो वाला पेपर है जो हमारे पास जो टैक्स इंस्पेक्टर और अधिशासी अधिकारी वाला था। तो जीएस का पेपर लगभग वैसे ही है, ठीक है। बस उस वाले पेपर में जो टैक्स इंस्पेक्टर और अधिशासी अधिकारी का है, बस उसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो ये है सामान्य बुद्धि परीक्षण ये वाला नहीं है उसमें, ठीक है। उसमें ये नहीं है, उसमें सिर्फ वहाँ तक जो अभी तक मैंने बताई इससे पहले वाले वो सारी चीज़ें लगभग वैसी हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा जो ये वाला पेपर है ना आरओ का, इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण आ गया। टोटल 50 नंबर का है। उत्तराखंड के स्टूडेंट की ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि वो इस चीज़ में थोड़ा सा पिछड़े हुए होते हैं। हालांकि कुछ लोगों की ये चीज़ ठीक होती है, लेकिन कुछ लोगों की ये चीज़ कमज़ोर होती है। तो आप लोग इस पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, इसमें मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो इसमें जो आने वाला है वो है सामान्य बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। तो इसमें जैसे वर्बल और नॉन वर्बल जिसे बोलते हैं, शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होगा। मतलब कहने का मतलब है कि रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा होगा, ठीक है। अंक गणितीय गणना हो गया या विश्लेषण कार्य, ये सब भी हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत इसमें मैथ्स वगैरह भी आ सकती है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली मतलब डाउनलोड कर देना, जो भी सिलेबस है, सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखा करो और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी किया करो, जिससे कि आगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। दोस्तों हालांकि जो प्रीलिम्स वाला पेपर है उससे मेरिट नहीं बनने वाली है, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन ध्यान रख लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेंस की तैयारी में इतना ज़्यादा लग जाओ कि आप प्रीलिम्स भी क्लियर ना हो। तो इसलिए प्रीलिम्स को हल्के में मत लेना, उसको सीरियसली लेना, ठीक है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तब जाके आप मेंस के पेपर दे पाओगे।
तो कई बार ये होता है कि प्रीलिम्स का पेपर निकालना टफ पड़ जाता है। तो ये पेपर है, मुख्य परीक्षा है ये, और इसमें जो पहला प्रश्न पत्र यानी कि फर्स्ट पेपर है वो किसका है, वो सामान्य अध्ययन का है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, इसमें 200 नंबर का पेपर होगा और टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक हो गया। ठीक है, विकास की दृष्टि से कंप्यूटर वगैरह हो गया। फिर उत्तराखंड का इतिहास हो गया, ये देख सकते हो आप। फिर उसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, मतलब जीएस वाला पोर्शन हो गया। फिर उत्तराखंड का भूगोल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन वगैरह वो सब हो गया इसमें यहाँ पे। फिर आपका आ जाता है कि भारत का जो राज व्यवस्था वगैरह यानी कि जो पॉलिटी वगैरह वो सब आ जाती है। फिर उत्तराखंड की राज व्यवस्था है, पंचायती राज अधिनियम वगैरह है वो सब है। फिर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामसिक घटनाएं। कहने का मतलब है कि ये जो पेपर रहने वाला है वो 200 नंबर का रहने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना कि हिंदी यहाँ पे नहीं है। हिंदी व्याकरण जो कि टैक्स इंस्पेक्टर और अधिशासी अधिकारी में है 100 नंबर की, वो यहाँ पे नहीं है। तो अब ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया ना क्योंकि अगर वो दोनों में होता है तब तो फ़ायदा होता पढ़ने का, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आर में तो वो है नहीं, वो सिर्फ किस में है, वो सिर्फ टैक्स इंस्पेक्टर और उसमें है। तो अगर आपको टैक्स इंस्पेक्टर और अधिशासी अधिकारी की भी तैयारी करनी है तो आपको हिंदी को भी एक अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना हिंदी में अच्छा स्कोर किए हुए आप वहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। तो आपको वहाँ पे हिंदी में अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी 100 नंबर की है और यहाँ पे हिंदी है ही नहीं। जो यहाँ पे हिंदी आने वाली है वो उस नेचर की हिंदी है ही नहीं जैसे वहाँ पे पूछी जाएगी। यहाँ पे पत्र लेखन आएगा, वहाँ पत्र लेखन नहीं आएगा। वहाँ ग्रामर आएगा, हिंदी व्याकरण आएगी, यहाँ पे हिंदी व्याकरण नहीं आएगी। वहाँ पे शब्दकोश आएगा, पर्यायवाची, विलोम वगैरह वो सब आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे भी शब्दकोश है, लेकिन वो दूसरा वाला शब्दकोश है। वो कैसा वाला है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ पे द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा हुआ है कि द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी संरचना 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। क्या लिखा हुआ है कि कुल 5 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं और उसमें जो नंबर होंगे, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला होगा कि आपके पास एक गद्यांश दिया हुआ होगा और आपको उस गद्यांश का एक क्वेश्चन तो होगा, उसके शीर्षक बताना है कि उसका शीर्षक क्या है। दूसरा क्या है, उस गद्यांश का मूल बताना है आपको, उसका सारांश बताना है जो कि 1/3 में होगा, 1/3 में होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर वो मतलब 100 शब्दों का है तो उसका आपको 1/3 कर देना है और इसमें आपको बताना है। ठीक है, उसका वो। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से होगा, मतलब जैसे क्वेश्चन 1 हो गया, इसका पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। ठीक है, और तीसरा जो होगा इसमें वो हो गया गद्यांश के रेखांकित शब्दों की व्याख्या। जैसे गद्यांश दे रखा है तो इसमें लाइनें होंगी ना, तो यहाँ पे एक इसके नीचे रेखा होगी, यहाँ पे एक शब्द होगा उसके नीचे रेखा होगी, तो आपको उसका मतलब बताना है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर का जो है वो होगा आपका शीर्षक, 10 नंबर का जो है वो होगा आपका ये सारांश वाला, और 6 नंबर का जो है वो होगा क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसका वितरण है। ठीक है, नंबरों का। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें, मतलब ये तो गद्यांश वाले के ऊपर हो गया। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन होगा इसमें वो है सरकारी पत्र का सारिणी रूप में सार लेखन। तो आपको एक सरकारी पत्र दे रखा होगा, उसका टेबुलर फॉर्म दे रखा होगा। ठीक है, तो उसमें आपको उसका ना सार लेखन वगैरह करना है, तो ये आपका 15 नंबर का होगा। तीसरा है पत्राचार। तो पत्राचार में शासकीय पत्र किसको कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र किसको कहते हैं, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, विज्ञप्ति, परिपत्र, टिप्पणी या टिप्पणी, ये सब क्या होते हैं वो होगा। ठीक है, तो इसमें आपके 3 होंगे, क ख ग लिखे हुए ना, तो तीनों आपको 3 मतलब अलग अलग होंगे इसमें। तो 15 नंबर का एक होगा, 15 का एक और 15 का एक, तो 15 × 45, तो 45 नंबर का सिर्फ पत्राचार से आने वाला है यहाँ पे। उसके बाद आता है पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण। तो इसमें ये होगा कि जो ऑफिस में जैसे शब्द यूज़ होते हैं ना, जैसे परिपत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं और पासपोर्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर को क्या बोलते हैं हिंदी में, इस तरीके से आएगा। तो ये 12 शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको 10 करने हैं। ठीक है, 2 छोड़ देने हैं और ये एक नंबर का एक होगा, इसलिए 10 नंबर का है। तो ये है क्या है, ये आपको अंग्रेजी से हिंदी करना होगा, मतलब इंग्लिश में आपको दिया होगा, उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी में करना होगा, उसका मीनिंग हिंदी में बताना होगा। दूसरा क्या है, सेम है लेकिन ये शब्द आपको हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी में जैसे लिखा हुआ है परिपत्र, तो परिपत्र को आपको इंग्लिश में क्या लिखना है, जैसे सर्कुलर होता है तो आपको यहाँ पे एक सर्कुलर लिखना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे आपका हिंदी का जो पेपर है वो। ठीक है, तो सिलेबस को डाउनलोड जरूर करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कभी भी आप पढ़ते हो ना तो इसको सामने रखा करो, सिर्फ टॉपिक वही पढ़ा करो जो सिलेबस में है, उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। 99% क्या होता है कि सिलेबस से बाहर नहीं आता है पेपर। कुछ लोग क्या कर देते हैं ना कि इधर उधर की दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने में लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पत्राचार में ये चीज़ें लिखी हुई,
कुछ इसके अलावा कुछ जो बाकी चीज़ें होती हैं ना वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे, जबकि उसकी उतनी ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस में है, सिर्फ वही पढ़ना है हमको। अब जो तीसरा पेपर है ये है निबंध का, यानी कि एस्से का पेपर रहने वाला है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें आप देख लो 3 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो एस्से का पेपर है ये मैं बता चुका हूँ। तो इस पेपर में A, B and C क ख ग 3 खंड हो गए, प्रत्येक खंड से एक एक शीर्षक का चयन करते हुए, शीर्षक मतलब 3 होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये। तो इसमें जो दे रखे होंगे ना टॉपिक, उनमें से आपको एक यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, एक इसमें से चूज़ करना है, एक इसमें से, एक इसमें से। और यहाँ पे मतलब 5-6 टॉपिक होंगे, जैसे यहाँ पे महिला, फॉर एग्जांपल महिला हो गया। ठीक है, महिला आरक्षण हो गया, यहाँ पे आपका जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, यहाँ पे जैसे आपका मतलब इंटरनेट वगैरह हो गया। तो इनमें से आपको एक चूज़ करना है कि आपको किस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। वैसे 3 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, जैसे उत्तराखंड भारत की संस्कृति हो गया, या उत्तराखंड की संस्कृति हो गया, या इसके अलावा कुछ और हो गया, तो तीनों में से आपको एक लिखना है। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, तो इसमें आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तो 3 खंड होंगे, 3 खंड में से किसी एक का चयन करते हुए 3 निबंध लिखने हैं आपको। ठीक है, और ये हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिख सकते हो, आपको हिंदी में लिखना कंपलसरी नहीं है, हिंदी या इंग्लिश जैसे में आप कंफर्टेबल फील करो उसमें लिख सकते हो। तो जो पहला खंड है उसमें बता रखा है कि उसमें जो टॉपिक है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन क्षेत्रों से वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाए, मतलब निबंध का शीर्षक दे रखा होगा, उनमें से आपको एक निबंध चूज़ करना है। ठीक है, ध्यान रख लेना कि जो समय सीमा है वो है 600 शब्द, तो 600 शब्दों का निबंध होगा जो कि 35 नंबर का होगा। तो एक एस्से जो होने वाला है वो 35 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, समय सीमा सब में बराबर है, 600 समय सीमा है। दूसरा खंड हो गया विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिकी क्षेत्र एवं कृषि एवं व्यापार। तो इन क्षेत्रों से या इन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स दिए हुए होंगे, शीर्षक दिए हुए होंगे, आपको उनमें से किसी एक का चयन करके उस पर एक निबंध लिखना है। तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, कोई करंट अफेयर्स की वो आ सकता है, जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में लिखो, या भारत और चीन में अभी जो गलवान वैली वगैरह में जो भिड़ंत उनकी हुई थी आर्मी वगैरह की, तो उसके बारे में लिख सकते हो कि रिलेशन कैसा है। प्राकृतिक आपदाएं जैसी हैं, उत्तराखंड में भूस्खलन वगैरह इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं, आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा भूस्खलन इस बार हुए हैं पूरे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी। तो हो सकता है कि ये आ सकता है कि हिमालय में जो भूस्खलन वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में लिखिए। आपने अभी देखा होगा कि अभी जो इसरो ने जो सैटेलाइट मानचित्र जो जारी किया था, मतलब जो भूस्खलन का मानचित्र है, तो उसके बारे में भी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जिला पहले और टिहरी दूसरे नंबर पे है। तो वो सारी चीज़ें करंट के टॉपिक है, वो करंट में भी आ सकते हैं और इस वाले प्राकृतिक आपदाओं में भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ भी है प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सुरक्षा। तो एक टॉपिक तो इन पे आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, किसी भी तरीके से। फिर है राष्ट्रीय विकास योजनाएँ, जो हमारी अभी जो योजनाएं चल रही है, स्कीम चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, वो कौन कौन सी स्कीम है उनके बारे में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी भी वही है, समय सीमा 600 है और 30 नंबर का ये होने वाला है। ध्यान रखो कि ये जो खंड गौ वाला है ना, ये 30 नंबर का है, बाकी जो खंड क और ख है ना, ये 35 नंबर के होने वाले हैं। तो ये मैंने आपको तीनों के तीनों जो पेपर है वो मैंने डिटेल तरीके से आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आया है या कुछ और चीज़ पूछनी है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज में लिख कर पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारा जो URL है, मतलब वो आप ऐसे कर सकते हो, क्विज़ UK SSC गाइड। ठीक है, UK SSC गाइड GUIDE, ये आप टाइप करके कर सकते हो, तो अब वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोगो यहाँ पे हमारा यूट्यूब पे है, वही लोगो हमारा टेलीग्राम पे भी है, तो उससे आप पहचान सकते हो। तो कुछ भी चीज़ पूछनी होगी ना, तो आप वहाँ पे पूछ लिया करो, वहाँ पे मैं निश्चित ही हर किसी का जवाब दे देता हूँ। अगर मैं बहुत बिजी हूँ तो तभी जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे पेपर के बारे में पूरी नॉलेज, सिलेबस के बारे में पूरी नॉलेज, ढंग से डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप इसके बारे में आपको अब कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कुछ और पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। फिर इसका जो लास्ट में बचता है मेंस के बाद, अगर आपकी मेंस की परीक्षा भी क्लियर होगी तो तब आपकी टाइपिंग पेपर होगा। तो वही है, मैंने बता दिया आपको कि 10 मिनट का टाइपिंग होगा। जो अनिवार्य हुआ होगा वो हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। ठीक है, 10 मिनट दे दिए जाएंगे आपको। 4000 kbps की स्पीड चाहिए। अंग्रेजी जो टाइपिंग है वो अनिवार्य नहीं है, वो ऑप्शनल है। माने बात, अगर आप हिंदी टाइपिंग में पास हो गए, अंग्रेजी टाइपिंग में अगर आप पास नहीं भी हुए, तभी भी ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे, हो जाएंगे आप सेलेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर एक सीट है और 2 कैंडिडेट हैं, एक ने सिर्फ हिंदी की टाइपिंग पास करी है और एक ने हिंदी और इंग्लिश की करी है, तो तब इंग्लिश वाले को वो प्रेफरेंस देंगे। ध्यान रख लेना। ठीक है,
तो हिंदी की अंग्रेजी की वैसे वैकल्पिक है, ठीक है। इसके लिए भी 10 मिनट का टाइम देंगे और 8000 kbps की स्पीड मांग रखी है। और क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण कर सकने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।